आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई। लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहां पे सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको आइलैंड और बर्मुडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बर्मुडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। अब बात यह है कि ये जो एरिया है इसके बारे में बात होना शुरू कैसे हुई। 1950 में यूएस मीडिया के अंदर इस एरिया के बारे में हल्की हल्की बातचीत शुरू हो रही थी। लेकिन पहली बार इसको बर्मुडा ट्रायंगल लोगों ने तब बोलना चालू किया जब विंसेंट गेडी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गोसी मैगजीन में, और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहां पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। और जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा तो उस आर्टिकल का जो नाम था वो लिखा था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात हुई तो इसको लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल ही बोला और तब से लेके आज तक इसको बर्मुडा ट्रायंगल ही बोला जाता है। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया था, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कभी रेडियो ना चले, कभी कंपास खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी उनकी जो रीडिंग थी वो फ्लक्चुएट करने लगती थी। और ये सब तो चल ही रहे थे, इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप्स ये भी गायब हो रहे थे, और इनके साथ साथ जो लोग थे वो भी गायब हो रहे थे। और गायब भी इस तरीके से हो रहे थे कि चाहे आदमी हो या फिर शिप, उनका एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था। अब जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोलना चालू कर दी थी। कुछ लोगों ने ये बोला कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, कुछ का कहना था कि एलियंस का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में, कुछ लोगों ने इसको इल्यूमिनाटी की जो कॉन्स्पिरेसी है उससे जोड़ना चालू कर दिया। लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री बनी है, शायद ही किसी और टॉपिक पे बनी है। 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 वीक ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये जो शॉर्टकट था ये बर्मुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। लेकिन जैसे ही बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पे एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर से उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उस बोट से। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे। कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उस बोट पे पहुंचने के बाद हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो पूरी की पूरी बोट खाली थी, उस पे कोई भी नहीं था। ना तो कैप्टन था, ना कोई क्रू था, ना ही कोई पैसेंजर था, और सारी चीजें उस बोट की सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो बोट है इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहां की जो अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह हो रही है तो उसको ट्रैक करा जा सके। अब जब ये लोग बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क की तरफ लेके चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है। और जैसे ही तूफान शांत होता है दोबारा से ये बोट दिखती है। लेकिन हर कोई उस बोट को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे सारे के सारे गायब थे, और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग बोट को वहीं पे छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं, और नेक्स्ट डे हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी सेलिस्ट। इसको 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था, और ये जो शिप थी इस पे भी बहुत सारे लोग थे और बहुत ही खचाखच भरा हुआ था। लेकिन जब ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है। इसको बहुत ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। अब जिन लोगों को ये शिप दिखता है वो लोग इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये रहती है कि पूरी शिप के ऊपर एक भी आदमी नहीं था। जो पूरी की पूरी शिप थी उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि डिनर टेबल पे खाना एज इट इज पड़ा हुआ था, खाने की जो प्लेट्स थी वो एज इट इज पड़ी हुई थी। लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सब के सब गायब थे। इन लोगों का आज की डेट तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग गए कहां। देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक कमेंट जो हर वीडियो में कहीं ना कहीं दिख जाता है कि हेयर के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके हेयर की हेल्थ कैसी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मुझे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि हेयर फॉल के भी स्टेजेस होते हैं, फ्रॉम 1 to 7। अगर आप 1 से 4 की स्टेज में पहुंच गए हैं तो ये ट्रीटेबल है, लेकिन अगर आप आगे पहुंच गए हैं तब थोड़ी दिक्कत है आपके लिए। और उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ट्राया के बारे में पता चला कि ये आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देते हैं। पहले आपको हेयर फॉल के स्टेजेस और कॉज बताते हैं, और उसके बाद इनके डॉक्टर्स आपको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और डाइट रेकमेंड करते हैं। 4 से 5 महीने मैंने इनसे ट्रीटमेंट लिया और इतने कम टाइम में मेरा हेयर फॉल बहुत ही कम हो गया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ, ट्राया ने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के हेयर फॉल ट्रीट किए और इनका सक्सेस रेट 93% है। तो इसमें स्टेप्स काफी सिंपल है। स्टेप 1, ट्राया हेल्थ पे जाके फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। स्टेप 2, अपना कस्टमाइज्ड 1 मंथ किट खरीदिए। स्टेप 3, दिए हुए फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने के अंदर रिजल्ट्स देखिए। यूज माई कोड NITISH20 टू गेट 20% ऑफ ऑन योर परचेज। तो टॉपिक पे वापस आते हैं।
इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप नेविगेशन और ये जो कॉम्बैट फाइटिंग होती है इसकी ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। ये जो पूरा ग्रुप था इसको नाम दिया गया था फ्लाइट 19। इस पूरे ग्रुप में सारे ट्रेनी थे और एक सीनियर लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था चार्ल्स। इनकी ट्रेनिंग का जो रूट था उसमें ये था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे, उसके बाद चिकन रॉक एक जगह है वहां पे ये बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, उसके बाद ग्रैंड बहामा पे जाके वापस फ्लोरिडा के बेस पे आ जाएंगे। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो मौसम क्लियर था, लेकिन जैसे ही ये लोग निकलते हैं उसके 2 घंटे बाद ही मौसम खराब हो जाता है और इनके लीडर चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि ये टास्क पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। चार्ल्स जो थे वो अपना कंपास निकाल के देखते हैं लेकिन वो खराब था। वो अपना दूसरा कंपास निकाल के देखते हैं क्योंकि वो भी खराब था। ये अपनी टीम से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उन सबके कंपास खराब थे और ग्राउंड की टीम जब इनको ट्रैक करती है तो उनको पता चलता है कि ये सारा का सारा ग्रुप डायरेक्शनलेस हो गया है। उसके बाद इसको ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है और वो भी गायब हो जाता है। जो इसका लास्ट मैसेज था वो ये था कि यहाँ पे 100 फीट की ऊंचाई पे कुछ जलता हुआ दिख रहा है और उसके बाद ये भी गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनकी बुक तक में ये चीज लिखी हुई है कि जब वो यूरोप से निकल के बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे थे तो उनका जो कंपास था उसने काम करना बंद कर दिया था, वो रास्ता भटक गए थे। कोलंबस जैसे जैसे ट्रैवल करते थे तो वो अपनी डायरी में जरूर लिखते रहते थे। तो उन्होंने ईयर 1492 में ये लिखा था कि कंपास काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक कैंडल की तरह रोशनी आसमान से गिर रही है। ब्रूस गर्नॉन एक लौते ऐसे आदमी है जो बर्मुडा ट्रायंगल को सर्वाइव करके वापस आए हैं। ब्रूस बहामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे, उनको करीब 1.5 घंटा लगता था बहामास से फ्लोरिडा ट्रैवल करने में। लेकिन एक बार ये बर्मुडा ट्रायंगल से 10,000 फीट से भी ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम क्लियर था, ना तो कोई रेन थी ना कोई थंडर स्टॉर्म था, लेकिन अचानक से बहुत ही हैवी क्लाउड आ गए और वो काफी देर तक आते ही रहे और वो थोड़ी देर के लिए नहीं आए थे, वो कॉन्टिन्यूसली आ ही जा रहे थे। इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था कि सन की एक लाइट तक उसमें नहीं पास हो रही थी। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ रहे थे क्लाउड और हैवी होता जा रहा था और प्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, ना ही कंपास काम कर रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्लेन को कंट्रोल कर रही है। ग्राउंड पे जो टीम थी उनको अचानक से उनकी लोकेशन मिलना भी बंद हो गई थी, लेकिन वो रुके नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली उन घने बादलों में प्लेन चलाते रहे और फिर वो बादल थोड़ी देर बाद हट गए। वो ग्राउंड टीम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हर कोई शॉक था क्योंकि प्लेन सिर्फ 45 मिनट्स में ही फ्लोरिडा पहुंच गया था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 250 माइल्स की डिस्टेंस थी, 1.5 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी क्योंकि इस मॉडल का जो प्लेन था वो मैक्सिमम स्पीड उसकी 180 माइल्स पर आवर थी। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं था कि 45 मिनट में वो फ्लोरिडा पहुंच जाए। जो उन्होंने फ्यूल चेक किया था वो भी एज इट इज था, वो भी कम नहीं हुआ था। फिर आगे चल के उन्होंने इस पे किताब लिखी। अब देखिए, ये जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर जो बुक्स, मूवीज और डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में बिक रही हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को पसंद आती है मिस्टीरियस स्टोरीज, उन स्टोरीज से कनेक्शन बिल्ड करना और पसंद आता है उनको, क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं काफी इंटरेस्टिंग होती है। वहीं रियल फैक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से बोरिंग होते हैं, उनमें मजा नहीं आता है, उनको सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि पढ़ाई चल रही है और इसी चीज का बिजनेस बनाया जाता है। ऐसी स्टोरीज जिनमें यह है कि पहले बर्मुडा ट्रायंगल था, उसके नीचे एक सिविलाइजेशन था, अब वहां पे हम एलियन से मिलेंगे, मिलियंस में बिकती हैं। आप सर्च करके देखिएगा बर्मुडा ट्रायंगल पे कितनी मूवीज बनी है, आप थक जाओगे देखते देखते, इतनी मूवीज बनी है। आप बुक सर्च करोगे तो तांता लगा हुआ है अलग अलग स्टोरीज का, एलियन से लेके इल्यूमिनाटी तक, जिसकी जितनी इमेजिनेशन है उसने उस लेवल की स्टोरीज बना के बेची है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के कुछ डेटा पॉइंट्स को उठा के, जो कि 100 से 200 साल पुराने हैं, जिनको वेरीफाई तक नहीं किया जा सकता, हम कुछ भी मान लेते हैं। जब मैं सारी स्टोरीज बता रहा था तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएंगे कि अगर इतनी मिस्टीरियस है ये जगह तो आजकल इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है। अगर आज की डेट में किसी को फ्लोरिडा जाना है तो वो प्लेन या फिर शिप का यूज करेगा और यही बर्मुडा ट्रायंगल वाला ही रूट यूज करेगा। इनफैक्ट सबसे हैवी ट्रैफिक जोन है बर्मुडा ट्रायंगल का। आज की डेट में हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हमें पता चल जाता है अगर कोई इंसिडेंट होता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आज भी नहीं पता चल पाते हैं, लेकिन हम बहुत ही तेजी से एडवांस होते जा रहे हैं। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियां बेची जाती हैं, अगर आप छोटी सी सर्च करोगे गूगल पे तो बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो टॉप 10 डेंजरस रीजन तक में नहीं है। इनफैक्ट किसी भी कंट्री ने इतना भी बॉदर नहीं किया कि बर्मुडा ट्रायंगल को मैप तक में मेंशन कर दें। यूएस नेवी तो बर्मुडा ट्रायंगल का जो नाम है इस वर्ड को ही नहीं मानती है। बर्मुडा ट्रायंगल की जो विकिपीडिया डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये एक अर्बन लेजेंड है, मतलब कि एक कहानी है जो बताई जा रही है कि सच है, लेकिन वो सच है नहीं। लॉयड लिस्ट ये एक शिपिंग पब्लिकेशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के शिप्स है उनका डेटा मेंटेन करती है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, हर साल कितने शिप गायब हुए हैं, और इनके हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी वेसल्स हैं उसमें से 1.8% के साथ कैजुअलिटी होती है किसी न किसी रीजन से। कुछ के रीजंस पता चल पाते हैं, कुछ के रीजंस नहीं पता चल पाते, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि मिलते तक नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में 8,634 शिप्स गए हैं, जिसमें से 2 कैजुअलिटी हुई हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे वर्ल्ड की बाकी कैजुअलिटी से तो ये डेटा बहुत ही कम है, लेकिन इसके बाद भी बर्मुडा ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्री, मूवीज,
टूरिज्म, इन सब की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ला ट्रिब्यूना की रिपोर्ट के हिसाब से 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस हुए हैं बरमूडा ट्रायंगल से। अगर आप एवरेज निकालोगे तो दुनिया की बाकी जगहों पे भी लगभग इतने ही एक्सीडेंट्स हुए हैं। जापान के पास में भी सेम ऐसा ही एरिया है ट्रायंगल शेप में, उसका भी नाम दिया गया है ड्रैगन ट्रायंगल। यहाँ भी 1945 में A6M0 एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था और लास्ट मैसेज में पायलट सिर्फ यही बोल रहा था कि समथिंग इज हैपनिंग इन द स्काई इज ओपनिंग अप। उसके बाद भी आज तक नहीं पता चला कि वहां पे हुआ क्या था। सेम इसी ड्रैगन ट्रायंगल में 1980 में MV डर्बीशायर, जो बहुत ही बड़ा ब्रिटिश शिप था, वो भी अचानक से गायब हो गया था और उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो गया कहाँ पे। ड्रैगन ट्रायंगल का जो एरिया है वो बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही है और इंसिडेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल को ज्यादा लाइमलाइट मिलती है क्योंकि हॉलीवुड ने जितनी मूवीज बरमूडा ट्रायंगल पे बनाई है उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पे नहीं बनाई है। जितनी बुक्स बरमूडा ट्रायंगल पे पब्लिश हुई हैं उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पे पब्लिश नहीं हुई हैं। यही रीजन है कि बरमूडा ट्रायंगल ज्यादा फेमस है। बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल जो है ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे आते हैं, इसलिए इसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। अब आज की डेट में तो किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि एलन ऑस्टिन का जो कैप्टन था वो जो स्टोरी बता रहा था वो सही भी है कि नहीं। मैरी सेलेस्ट शिप की जो कहानी है, वो जो पर्टिकुलर शिप थी उसमें से भी लाइफ बोट गायब थी और ये जो शिप थी इसके ऊपर एलिगेशन थे कि इन्होंने गलत तरीके से हैवी इंश्योरेंस करा रखा है। इसमें यह भी कहा जाता है कि मे बी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें शिप डेंजर में हो, लोगों को शिप से खाली करा के कहीं और ले जाया जा रहा हो और उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई दुर्घटना हुई हो। अब एक चीज जो ज्यादातर केसेस में आप सुनोगे कि कंपास खराब हो जाता है। अब देखिए, कंपास के अंदर जब भी आप नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हो तो वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखाता है, इसलिए अर्थ के दो पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे अगर आप कंपास से चेक करोगे तो वो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा और जिस जगह पे ये एक्चुअल नॉर्थ दिखता है उसको हम कहते हैं एगोनिक लाइन। वैसे तो ये जो एगोनिक लाइन है ये चेंज होती रहती है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल पे काफी सालों से इसका सेंटर है, इसलिए इस एरिया में कंपास दिक्कत करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। फ्लाइट 19 की भी बात करें तो उस केस में भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही आया था कि एक ह्यूमन एरर है जिसमें कंपास फेलियर की वजह से वो लोग रास्ता भूल गए थे और लास्ट में उनका फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन आज की डेट में मॉडर्न जीपीएस है, रडार है, सोनार है, इसलिए आज की डेट में ये सारी चीजें सुनाई नहीं आती। बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वहाँ पे मीथेन हाइड्रेट की फील्ड भी है, तो जब मीथेन का इरप्शन होता है तो वो पानी से मिलके बड़े बड़े बबल्स बनाता है जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और नॉर्मली जिस डेंसिटी के हिसाब से शिप्स बने होते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और डूब जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में भी ये प्रूव हो चुका है कि बबल्स की वजह से शिप्स डूब सकते हैं। इसके साथ साथ यूएस के कई स्टेट्स हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से लगे हुए हैं, वहाँ पे हरिकेन बहुत आते हैं जैसे कि फ्लोरिडा, तो ये भी एक रीजन माना जाता है एक्सीडेंट्स का। बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें कई सारी चीजें हैं। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट इमेजेस निकाली बरमूडा ट्रायंगल की, तो यहाँ पे उनको हेक्सागोन शेप में क्लाउड दिखे जो नॉर्मली नहीं दिखते हैं। ये हेक्सागोन क्लाउड एक एयर बॉम्ब की तरह एक्ट करते हैं और एयरक्राफ्ट पे 175 माइल्स पर आवर की स्पीड से हिट कर सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कोलैप्स हो सकता है। साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल, जिन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, इन्होंने इस पूरे एरिया को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया कई सालों तक। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक ह्यूमन एरर, बैड वेदर और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से हादसे हुए हैं। उस एरिया में ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं इसलिए ज्यादा सुनाई देता है।